हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग इडुटेरिया का समर्पण सीरीज कर रहे थे जो बीपीएससी के लिए है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 2 टेस्ट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 3। तो चलिए, थोड़ा लेट है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और चलिए, टेस्ट नंबर 3 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जो टेस्ट पहले अपलोड कर दिया जा चुका है वो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो लास्ट में मिलेगा वीडियो को और आपको बतला दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3 को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो है माइक्रोलिथ उपकरण का संबंध किस कालखंड से है। माइक्रोलिथ उपकरण का संबंध किस कालखंड से है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है माइक्रो यानी कि छोटा और लिथ यानी कि पाषाण, लघु पाषाण उपकरण का संबंध किस कालखंड से है। तो यह लघु पाषाण यानी कि पत्थर जो थे वो छोटे थे, माइक्रो थे, छोटा थे, वो किस कालखंड में थे। तो वो था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य पाषाण काल में जो पत्थर का साइज था जो वो छोटा था। ठीक है, जो उपकरण बनाए जाते थे पत्थर के वे छोटे आकार के होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा गया था। ठीक है, देखते हैं माइक्रोलिथ उपकरण का संबंध मध्य पाषाण काल से है। मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक है। तो लगभग आज से 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के माने जाते हैं। यह काल जो है पर्यावरणीय बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण था। माइक्रोलिथ उपकरण में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, तो यह माइक्रोलिथ उपकरण मिला था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। यह बिल्कुल गलत है, सिंधु घाटी नहीं बल्कि नर्मदा घाटी सभ्यता में पहला प्रमाण मिलता है। ठीक है, नर्मदा घाटी सभ्यता में, नर्मदा घाटी में प्रथम प्रमाण मिलता है मनुष्य का। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। नहीं, आद्य ऐतिहासिक जो सिंधु घाटी सभ्यता था और उस समय लिखने का ज्ञान तो था, उन्होंने कुछ लिपि लिखा है लेकिन उसे डिकोड हम लोग नहीं कर पाए। यानी कि लिखने का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो ना तो 1 और ना 2 सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। देखते हैं, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण वो नर्मदा घाटी में मिलता है, सोहन घाटी में मिलता है। यहाँ से सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। प्रथम सभ्यता जो था वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र के होशंगाबाद जिला के हथनौरा नामक स्थान पर 1982 ईस्वी में मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। यह खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डॉक्टर अरुण सोनाकिया के द्वारा किया गया था। आद्य ऐतिहासिक काल, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल से, तो आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से होता है जिस कालखंड में मनुष्य को लिखने का तो ज्ञान था परंतु उसके द्वारा लिखे गए लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, सुमेलित करना है। भीम बेटिका शैल चित्र की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो भीम बेटिका की खोज किए थे डॉक्टर विष्णुधर वाकनंकर, विष्णुधर वाकनंकर। और यह कब हुआ था। तो 1957-58 में। याद रखना है, भीम बेटिका 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकनंकर के द्वारा खोजा गया था। यह शिलाश्रय था, पाषाण युगीन प्रमुख शिलाश्रय है वो है भीम बेटिका, मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिला। नेक्स्ट है पुरापाषाण कालीन औजार। पुरापाषाण कालीन औजार की खोज 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था 1963 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज CL कलाइल के द्वारा किया गया था। भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज बात किया जाए तो आर्कीबोल्ड कलाइल के द्वारा किया गया था, आर्कीबोल्ड कलाइल के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान देना है किसका किसका, भीम बेटिका का तो विष्णुधर वाकनंकर, पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज CL कलाइल के द्वारा, और भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कलाइल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो यह मिला है कोल्डिहवा से। भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, कोल्डिहवा से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा भी। भारत में
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, लेकिन चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी के आसपास वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के कुलडीहवा नामक स्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ है, जो वर्तमान का पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ से मिला था, लेकिन चावल का साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो कोल्डिहवा हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन मेहरगढ़ भी है, कोल्डिहवा भी है। भुरझोम से बात किया जाए तो मनुष्य के साथ कुत्ते के साक्ष्य का प्रमाण मिला है एवं गर्तावास मिला है भुरझोम से, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो पूछा गया था चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से, और कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर विचार करना है। लोथल कहाँ है, तो यह गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी हरियाणा में है। सुरकोटदा राजस्थान में है। उपयुक्त में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, पूछा गया है इनमें से कौन सा बंदरगाह थे, तो एक लोथल बंदरगाह था और एक सुरकोटदा था। ठीक है, तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता की भारत की अब तक की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता है। इस सभ्यता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण स्थलों की अब तक की खोज की जा चुकी है। इन स्थलों में गुजरात में स्थित लोथल एवं सुरकोटदा को सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नगर के रूप में चिन्हित किया गया था। लोथल सुरकोटदा दोनों गुजरात में है, दोनों बंदरगाह स्थल थे। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किन के द्वारा किया गया था, तो राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया था। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। इस सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो भारत में स्थित है, कौन सा स्थल है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, तो वह हो जाएगा धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिला में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है तथा इसके उत्खननकर्ता हैं जेपी जोशी। धौलावीरा की खोज जो उत्खनन करवाया गया था वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह वशिष्ठ के द्वारा। याद रखना है, धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो यूनेस्को साइट्स में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में फैक्ट देखें हैं। लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस था और यहाँ से पैमाने का भी प्रमाण हमें मिला है, यानी कि जो व्यापार के लिए कुछ वस्तु को तौलने का भी प्रमाण यहाँ मिला है, जैसे हाथी के दांत का बटखरे का प्रयोग होता था लोथल में। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। सैंधव सभ्यता स्थल है एवं अव्यवस्थित है। अगर बात किया जाए लोथल का, तो लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में तो गुजरात का अहमदाबाद जिला हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला। चनुधाड़ो का बात किया जाए तो चनुधाड़ो सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला में स्थित है। सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला में। मोहनजोदड़ो का बात किया जाए तो सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का बात किया जाए तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर। चनुधाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के किनारे। आप कालीबंगा का बात किया जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कथन और कारण पर विचार करें एवं नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः धान यानी कि चावल की खेती से परिचित थे। बिल्कुल सही है, चावल की खेती से परिचित थे। इस सभ्यता क्योंकि यहाँ से चावल के भूसी का भी प्रमाण मिला है। इस सभ्यता के सभी स्थलों से चावल से साक्ष्य मिले हैं नहीं, सभी जगह से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
संभवतः हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धान या चावल की खेती का ज्ञान था। रंगपुर एवं लोथल दोनों गुजरात में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, न कि सभ्यता के सभी स्थल से। तो दो जगह, एकमात्र जगह है रंगपुर और लोथल जहां से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। अतः स्पष्ट है कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे? तो सीसा लाते थे ईरान से, ठीक है, सीसा लाते थे कहाँ? ईरान से। अगर ईरान से सीसा लाते थे, ईरान से सीसा लाते थे, वही अगर बात किया जाए, सॉरी, ईरान से इनका आयात होता था सीसा का। वही अगर बात किया जाए अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान से चांदी का आयात होता था, अफ़गानिस्तान से चांदी का आयात होता था। अगर बात किया जाए मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, बलूचिस्तान, खेतड़ी, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों से इनका व्यापार होता था। देखते हैं जैसे सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार विदेशों से भी बहुतायत में होता था। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जैसे प्रमुख आयातित वस्तु और उससे संबंधित देश, जैसे सोना का बात किया जाए तो सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक क्षेत्र से ये आयात करते थे। चांदी का बात किया जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का व्यापार होता था। ओमान से तांबा का, बलूचिस्तान से तांबा का, खेतड़ी, राजस्थान से तांबा का व्यापार होता था। ये सिंधु सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से और ईरान से टीन आयातित करते थे एवं सीसा ईरान से आयात करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, सीसा से कब पूछा गया है तो यह ईरान से हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। नहीं, तलवार यह लोहा से बना है और इस समय लोहा का खोज नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। हड़प्पा नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिला था, हड़प्पा नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी 2 और 4 सही है, यानी कि 2 और 4 किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में, ठीक है। प्रश्नगत कथन 2 और 4 पूर्णतः सही है, जबकि कथन 1 और 4 गलत है। देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, न कि हड़प्पा से, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा दिया गया था, नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। सुरकोटता, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12th। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत का जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? बोला गया है भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं हर्बर्ट रिसले, हर्बर्ट रिसले, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति हैं सर हर्बर्ट होप रिसले। वे भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी थे जो 1892 में वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण कार्य किया था। देखिए, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सोर्स दिया गया है, यह लूसेंट का चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 4 से लिया गया है, तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया की मूर्ति मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर कुछ जानवर विराजमान है। इनमें से बतलाना है कौन सा जानवर उनमें शामिल नहीं है। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो के सील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है, पशुपतिनाथ के सामने जो मिला है वो मिला है हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस। हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस। तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा? तो शेर हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कुछ देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे। इसी क्रम में मोहनजोदड़ो से एक पत्थर शिला पर विराजमान 3 मुख वाले देवता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जिसे विद्वान ने पशुपतिनाथ से तुलना की है। इस देवता के चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ, भैंस, ठीक है। इसी क्रम में याद रख लेना है हाथी, गेंडा, बाघ, भैंस। एक बार में बोलेंगे हाथी, गेंडा, बाघ, भैंस। हाथी, गेंडा, बाघ, भैंस विराजमान है, अतः स्पष्ट है कि शेर इनमें से नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो यह पिग्गट महोदय के द्वारा कहा गया था, पिग्गट महोदय के द्वारा। अंग्रेजी इतिहासकार पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी के रूप में बताया था। दरअसल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल माने जाते थे। नेक्स्ट है आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द निर्जातीय समूह को, भाषाई समूह को, धार्मिक समूह को या क्षेत्रीय समूह को, तो यह हो जाएगा भाषाई समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषाई समूह को इंगित करता है। भारत में वैदिक सभ्यता के प्रणेता आर्य लोग माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वस्तुतः आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है और इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भाषा समूह को। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। ऋग्वैदिक देवी देवता एवं उनका संबंध। उषा का बात किया जाए, उषा का, तो प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते हैं। अग्नि को बात किया जाए तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता के देवता माने जाते हैं अग्नि। ठीक है, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराने वाले हैं अग्नि। जैसे यज्ञ के समय में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। मारुत का बात किया जाए तो आंधी तूफान के देवता मारुत को माने जाते हैं। आंधी तूफान के देवता मारुति नंदन, आंधी तूफान के देवता मारुत को माने जाते हैं। इंद्र का बात किया जाए तो ये युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता माने जाते हैं इंद्र। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन 1 और कारण पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी। बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक समय में स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत ही सुदृढ़ थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है एवं सही व्याख्या भी है, क्योंकि उस समय दशा बेहतर थी, इसलिए वहाँ की उस समय की ऋग्वैदिक काल की स्त्रियां शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी एवं समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं नहीं थी। तो ए और आर सही है एवं सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ऋग्वैदिक काल का बात किया जाए तो 15,000 से 1,000 ईस्वी के बीच में स्त्रियों की सामाजिक दशा काफ़ी बेहतर थी। ऋग्वैदिक में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन मिला है, जिससे साबित होता है कि स्त्रियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियां भी इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। साथ ही समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत ए एवं आर दोनों सही है एवं सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय। दरअसल यह शब्द जो है वो मुंडक उपनिषद से उद्धत है। उपनिषद की कुल संख्या का बात किया जाए तो यह 108 है। उपनिषद में दार्शनिक विचारों के संग्रह को देखने को मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। दशराग युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? तो दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त चातुस्वर्ण समाज, चातुस्वर्ण समाज की चातुस्वर्ण समाज देखने को हमें मिलता है। यह ऋग्वेद के 10वां मंडल में, 7वां मंडल में दशराग युद्ध जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, परुष्णी नदी के तट पर। तीसरा मंडल में ऋग्वेद से संबंधित सावित्री को समर्पित सूर्य मंत्र दिया गया है। दशरात युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वां मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। दशरात युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? नहीं, अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी, न कि सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी की संज्ञा दी गई थी सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है? नहीं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती नदी। ठीक है, गंगा नहीं बल्कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो न 1 और न ही 2 सही है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित की जाने वाली नदी है वो है सिंधु नदी। और
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। गंगा नदी को सिर्फ एक बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सा है? तो यह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा सांख्य दर्शन को माना जाता है। इस विचारधारा के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। इस विचारधारा के अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाने वाला साधन है, न कि बाह्य प्रभाव या कारक। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का मूल आधार है माना जाता है। यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिक में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। उपयुक्त प्रसंग के संदर्भ में कौन सा दर्शन है? षड दर्शन का बात किया गया है। षड दर्शन में पूछा गया है इनमें से किस दर्शन में विचारधारा यह विचार प्रकट किया गया है कि यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। यह किस दर्शन में बतलाया गया है? तो यह है, अगर बात किया जाए इसका इसमें दो क्वेश्चन छूट गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का बात किया जाए तो वैशेषिक विचारधारा के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे, जिन्हें उलुक भी कहा गया है। उलुक दर्शन, उलुक या महर्षि कणाद। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इनकी विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 22 छूटा था। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह संबित को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। संबित को ऑप्शन हो जाएगा वो। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता के गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता के देवी संबित या सवित्री को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 24। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। वेदांत दर्शन में उपनिषद भगवत गीता और को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता था। यानी कि वेदांत दर्शन में ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो उपनिषद को, भगवत गीता एवं इनमें से अन्य किसे? तो यह था ब्रह्मसूत्र। ठीक है, वेदांत दर्शन में ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र को। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। ठीक है, उपनिषद को, भगवत गीता को और ब्रह्मसूत्र को, ये तीनों को मिलाकर कहा गया है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीन ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। दरअसल वेदांत दर्शन विचारधारा का आधार निर्मित करने वाली प्राचीनतम ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र ही था। महर्षि वदरायन द्वारा लिखा गया इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीवन स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म या आत्म को अविश्वासी या शाश्वत बना देता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 25। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, चेदी राजधानी है शक्तिमती, की पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र से किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा चेदी शक्तिमती। यह किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इस बात की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से प्राप्त होता है। प्रश्नगत महाजनपद चेदी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत था। अगर बात किया जाए मल्ल का, तो राजधानी है कुशावती, देवरिया बस्ती गोरखपुर में यह स्थित था। वत्स का बात किया जाए तो कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर्यसेन का बात किया जाए तो मथुरा उत्तर प्रदेश में यह स्थित था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 26। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। महाजनपद एवं राजधानी। कौशल का राजधानी बात किया जाए तो कौशल का राजधानी था श्रावस्ती। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। अंग का राजधानी है वो है चंपा। अंग का राजधानी है चंपा। मत्स्य का राजधानी है वो है विराटनगर। मत्स्य का राजधानी है विराटनगर। कंबोज का राजधानी है वो है हाटक। कंबोज का राजधानी है हाटक, हजरा या राजापुर। ठीक है,
कंबोज का हाटक या हजरा राजापुर है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 6, 4 एवं 2, 5, 6, 4, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्नगत महाजनपद तथा उसकी राजधानी 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद जिसमें कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग का राजधानी चंपा, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, तक्षशिला का कंधार महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बतलाना यह अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध ग्रंथ से। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। यह पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में यह उल्लेख है कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद थे। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देने के अलावा तत्कालीन समय के कुछ राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध है काशी से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जैन धर्म परंपरा में तीर्थंकरों का उल्लेख मिलते हैं। 24 तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, वही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। तीर्थंकर जैन धर्म के वे महान व्यक्ति थे जिन्हें इस धर्म के उत्थान या विकास में कुछ योगदान दिया हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र माने जाते हैं पार्श्वनाथ, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन अगर बात किया जाए ईस्वी पूर्व 300 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में, तो यह प्रथम जैन संगीति था, फर्स्ट जैन काउंसिल था। दूसरा जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में बल्लाभी गुजरात में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 512 ईस्वी में गुजरात में। ठीक है, 512 ईस्वी बल्लाभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। पहला जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में बल्लाभी गुजरात में आयोजन किया गया था। इस जैन संगीति में जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों का व्यवस्थीकरण तथा जैन ग्रंथियों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। मल्ल राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हुआ था। बतलाना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसमें से 3 कथन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्नगत कथन 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। इसमें आत्मा की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, तो एवं 2 गलत है। इस प्रकार टोटल 3 कथन सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन मतावलंबियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थर और जल में भी पाया जाता है जीव। आगे है क्वेश्चन नंबर है 31 में बोला गया है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये हैं भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के जन्म से लेकर निवारण तक की विविध घटनाओं का वर्णन मिलता है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भद्रबाहु पुस्तक है वो है कल्पसूत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 32। जैन धर्म से संबंधित सीतनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में। जैन धर्म से संबंधित सीतनवासल की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोई जिला में स्थित सीतनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। सीतनवासन नामक तमिल भाषा है जिसका अर्थ है महान संतों का निवास। इस गुफा का निर्माण पहाड़ों को काटकर 2वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक किया गया। यह गुफा मुख्य रूप से वैसे जैन संतों जिन्हें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे अद्वैत कहा गया, को समर्पित है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था, तो 11 गंधार में विभाजित किए थे। एवं आर्षधर्मा एकमात्र गंधर्व था जो उनके मृत्यु के बाद भी इनका विकास किया था।
महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। दरअसल जैन धर्म में गंधार शब्द का विशेष महत्व है। गंधार उन्मुख शिष्य को कहा जाता था जो तीर्थंकरों की वाणी को ग्रहण कर उसे व्यवस्थित करते थे और गण यानी कि मठवासी समुदाय का नेतृत्व करते थे। 24वें तीर्थंकर महावीर के 11 प्रमुख गंधारों में गौतम स्वामी, इंद्रभूति यानी कि इंद्रभूति गौतम सबसे प्रमुख थे। आर्य सुधर्मा अकेला एक गंधार था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह स्तूप द्वारा दिखलाया जाता है, स्तूप द्वारा, पद चिन्ह द्वारा, गृह त्याग की घटना, पीपल के द्वारा, उनका ज्ञान की प्राप्ति, और कमल का बात किया जाए तो कमल एवं साड़ उनका जन्म का प्रतीक था। कमल एवं साड़ जन्म का प्रतीक था, जन्म का। पीपल का बात किया जाए तो पीपल ज्ञान की प्राप्ति का। पद चिन्ह का बात किया जाए तो यह गृह त्याग से संबंधित है। देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व के बीच जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को बौद्ध धर्म में अनेक प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। कुछ प्रमुख घटना जैसे जन्म से कमल एवं साड़ का संबंध था जन्म से। गृह त्याग, घर छोड़ेंगे किस चीज से? तो घोड़ा से। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष से संबंधित है ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश जो था वो धर्म चक्र प्रवर्तन था, धर्म चक्र, तो प्रथम उपदेश हो गया धर्म चक्र। निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह से था और महापरिनिर्वाण जो था वो स्तूप से था। निर्वाण पद चिन्ह से था और महापरिनिर्वाण यानी कि स्तूप से था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ पे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। वही श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, एक जगह है, नाम याद रखना है, श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती सबसे अधिक उपदेश देते हैं वो श्रावस्ती में देते हैं, वही सर्वप्रथम उपदेश देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को उपदेशों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से जुड़ा मठ, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ का बात किया जाए तो यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिक्किम में। रूमटेक मठ बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मठ है। यह मठ वर्तमान सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37, बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ यह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में स्थित है। त्वांग मठ का बात किया जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। न्यामगल मठ का बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और थिकसे मठ का बात किया जाए तो यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? निष्क और शतमान क्या थे? तो ये एक प्रकार के मुद्रा थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, मुद्रा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी कि दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। यह बिल्कुल सही है। जो ईश्वर के प्रति जो भाव अधिक बढ़ जाने के कारण एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है। ठीक है, तो दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, न ही बौद्ध धर्म में और न ही जैन धर्म में, यानी कि अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों में समानता है। पाली त्रिपिटक ग्रंथों को पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वतमांगिनी को देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटक ग्रंथ की पहली शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो इसमें दोनों जो है वो सही है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्नगत दोनों कथन सही है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। दोनों ही धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय, सूत और अभिधम। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वतमांगिनी की देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था।
नेक्स्ट है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है पशुपत को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है पशुपत को। शैव मत अनेक संप्रदायों में विभक्त है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पशुपत संप्रदाय, कापलिक, कालामुख और लिंगायत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस को माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट है शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। पांचवा वेद किसे कहा गया है, तो त्रिंदर पुराणम को ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 12वीं शताब्दी के राजा कुरुतंग द्वितीय के शासनकाल में सेकलिहर द्वारा लिखित तिसंदुर पुराणम, जिसे थिस्सो थांडा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल के 5वें वेद के रूप में जाना जाता है और यह शैव परंपरा के 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसमें तमिल शैववाद की एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित आधार के शब्द पर करें। शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किस शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की थी। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबसे खुली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 43 में बोला गया है आचार्य एवं मत को सुमिलित कीजिए। आनंद तीर्थ का बात किया जाए तो ये द्वैतवाद से संबंधित है। द्वैतवाद से वल्लभाचार्य का बात किया जाए, वल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बार्काचार्य का बात किया जाए तो द्वैतवाद से संबंधित है निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन हो जाएगा एक का अनादि तीर्थ का संबंध है 3 1 4 और 2 3 1 4 2 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अनादि तीर्थ का संबंध है द्वैतवाद से। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, रामानुज विशिष्ट, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत। 3 1 4 2 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ और इस धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देविकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसर नगर के स्तंभ अभिलेख में भी पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत मत का पालन करता था, जिसे आचार्य वल्लभाचार्य थे। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद मत का पालन करते थे और जिसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। अंकोर वाट मंदिर म्यांमार में स्थित है। नहीं, अंकोर वाट मंदिर म्यांमार में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अब बात किया जाए अंकोर वाट मंदिर का, यदि अंकोर वाट मंदिर का, तो यह म्यांमार नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास नहीं बल्कि रामानंद थे। ठीक है, रामानंद थे राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक, न कि रामदास। ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुज द्वारा लिखा गया है, जिसका संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय से था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, 4 और 1 सही है। पूछा गया है कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
प्रश्नगत कथन 1 एवं 4 सही है, जबकि 2 एवं 3 गलत है, यानी कि टोटल 2 कथन सही है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, न कि म्यांमार में। निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये भी याद रखना है। अंकोर वाट मंदिर में किनकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे, न कि रामदास। रामदास ने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी और उनकी पुस्तक का नाम था दासबोध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सिकंदर प्लेटो का शिष्य था। याद रखना है सिकंदर का, तो सिकंदर प्लेटो नहीं बल्कि अरस्तु का शिष्य था। अरिस्टोटल, इन्हें ही अरिस्टोटल कहा गया है, अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहा गया है। तो सिकंदर अरस्तु नहीं बल्कि सिकंदर प्लेटो नहीं बल्कि अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच चिनाब नदी के तट पर लड़ा गया है, जिसे हाइडेस्पिच का युद्ध कहा गया है। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध चिनाब नदी बल्कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। चिनाब नहीं बल्कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे हाइडेस्पिच का युद्ध कहा गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो न तो 1 और न ही 2 सही है। याद रखना है आसपास, एरिस्टोटल, सिकंदर, प्लूटो, सुकरात, आस पास, ठीक है, गुरु का क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर को अपने भारत अभियान के बीच में छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा था? तो वो था व्यास नदी। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम बिपाशा है, यूनानी नाम हाइडेस्पिच है, कि पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। इस कारण सिकंदर को अपना भारत जीतने का अभियान बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश यूनान लौटना पड़ा। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। रास्ते में ही बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख। प्रमुख शिलालेख में किसमें धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख किया गया है? धम्म नीति का उल्लेख किया गया है शिलालेख 11 में। शिलालेख 11 में अगर बात किया जाए प्रथम शिलालेख में, तो पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में सामाजिक कल्याण के उपाय का बात किया गया है। 10वां शिलालेख में युद्ध के बजाय धम्म द्वारा विजय का बात किया गया है। 12वां शिलालेख में सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का अपील किया गया है। एवं अभिलेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस लिखा गया था विशाखा दत्त के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। कालिदास ने कौन कौन से बुक लिखे थे? तो कालिदास के द्वारा मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम 5 याद रखना है। भवभूति ने मालती माधव लिखा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, जिसमें मौर्य काल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण किया है। मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा है इंडिका, जिसमें मौर्य प्रशासन, 7 जाति व्यवस्था, गुलामी की अनुपस्थिति आदि का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। समाहर्ता, समाहर्ता किसके लिए यूज किया गया था? समाहर्ता कौन होते थे? तो समाहर्ता का बात किया जाए तो समाहर्ता राजस्व संग्रह करता होते थे। समाहर्ता राजस्व संग्रह करता होते थे। राष्ट्रपाल का बात किया जाए तो राष्ट्रपाल प्रांत के वायसराय होते थे। राष्ट्रपाल किसी प्रांत के वायसराय होते थे। गोपा का बात किया जाए तो गोपा खातों के लिए जिम्मेदार होते थे। युक्ता का बात किया जाए तो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होते थे युक्ता। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। देखते हैं समाहर्ता राजस्व संग्रह करता होते थे। सन्निधाता मुख्य कोषागार अधिकारी होते थे। राष्ट्रपाल या कुमार प्रांत के वायसराय होते थे। युक्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी होते थे। गोपा खातों के लिए जिम्मेदार होते थे। सीताध्यक्ष पर्यवेक्षित कृषि सीताध्यक्ष कहलाते थे। समस्ताध्यक्ष बाजार अधीक्षक को समस्ताध्यक्ष कहा जाता था। और पौतवाध्यक्ष बाट और माप का अधीक्षक पौतवाध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51। अशोक के शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। अशोक का नाम अशोक भाबरू बैराट शिलालेख, पियादसी राजा बराबर गुफा शिलालेख। बतलाना यह है कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है। पियादसी राजा बराबर गुफा शिलालेख, तो इसमें बतलाया गया है केवल 2 सही मेल खाता है। मास्की माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है।
बोला गया है अशोक के शिलालेख के संबंधित निम्नलिखित युग पर विचार करें, कौन सा जोड़ा सही से मेल खाता है। तो पियादसी राजा, यह बराबर गुफा शिलालेख में बतलाया गया है। अशोक का नाम भाब्रू स्तंभ अभिलेख में, अशोक का नाम अशोक भाब्रू स्तंभ का बात किया जाए तो यह राजस्थान में है और इसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। मगध का साम्राज्य बतलाया गया है भाब्रू स्तंभ अभिलेख में। मास्की माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम उल्लेखित है। जहानाबाद के बराबर गुफा शिलालेख में प्रियदसी राजा का उल्लेख है। देव नाम प्रियदसी प्रिय अशोक राजा गुर्जर शिलालेख में है। अशोक का नाम अशोक मौर्य जूनागढ़ शिलालेख में एवं प्रियदसी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में उल्लेख किया गया है। तो केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट है ताम्रलिपित बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह बंगाल क्षेत्र में स्थित है। ताम्रलिपित बंदरगाह का बात किया जाए तो यह बंगाल के पूर्वी तट पर स्थित है। मौर्य काल के दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह था भरूकच या भलोच सुपारा, यह पश्चिमी तट पर स्थित था। अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित है। अजातशत्रु का संबंध है हर्यक राजवंश से, ऑप्शन हो जाएगा सी हर्यक राजवंश से। अजातशत्रु शासनकाल है 492 से 460 ईस्वी पूर्व, ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी पर कब्जा किया। उसने काशी पर नियंत्रण प्राप्त किया था। 3 चीजों को उपयोग करके वज्जी पर विजय प्राप्त किया। सुनिध्या और वत्सकर की सहायता से अजातशत्रु के राजनयिक मंत्री जिन्होंने वज्जियों के बीच कलह के बीज बोए थे, रथ मुसल यानी कि रथ का उपयोग करके और महाशिला कंटक का प्रयोग करके विजय प्राप्त किया था। उन्होंने राजगृह का किला और एक निगरानी किला बनवाया। 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध परिषद की थी अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन करेगा तो वो हो जाएगा शुंग वंश, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व में स्थापित एक ब्राह्मण राजवंश था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। याद रखना है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद हसीन मशुक शाह, याद रखना है हसीन मशुक शाह, ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद आएगा शुंग वंश, कन्नव और सतवाहन वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश के बाद कौन आता है तो ये आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम रूलर तो यह था बृहद्रथ और बृहद्रथ को हत्या कर ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और यह एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है, याद रखना है यह एक ब्राह्मण वंश था। मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन से मध्यमा प्रतिपदा संबंधित है। मध्यमा प्रतिपदा का अर्थ है मध्यम मार्ग। यह गौतम बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा है जिन्होंने आत्मभोग और आत्मपीड़ा के अति से बचने की वकालत की थी। उन्होंने जीवन के प्रति एक संतुलन दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता था। नेक्स्ट है बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रथम बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो मोगलीपुत्त का संबंध प्रथम बौद्ध संगीति से नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो याद रखना है राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में, याद रखना है महाकश्यप की अध्यक्षता में, न कि मोगलीपुत्त की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति नहीं, तृतीय बौद्ध संगीति जो है तृतीय बौद्ध संगीति वो हुआ पाटलिपुत्र में, ठीक है, याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था और यह किसके शासनकाल में होता है तो तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्त होते हैं अशोक के शासनकाल में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यह भी गलत है, पूछा है गया है गलत कथन चुनें तो कौन गलत होगा तो 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति का। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। संरक्षक राजा है वो है अजातशत्रु, अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। परिणाम क्या होता है आनंद और उपाली के द्वारा सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ। संरक्षक है अशोक, राष्ट्रपति है मोगलीपुत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है एवं परिणाम होता है अभिधम पिटक का संकलन। अशोक ने श्रीलंका, मध्य एशिया आदि में मिशनरी भेजे थे। अभिधम पिटक मोगलीपुत्त के द्वारा संकलन किया जाता है तथा इसमें अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया आदि देशों में मिशनरी को भेजा था। देखते हैं
4 बौद्ध संगीतियाँ होती है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रखेंगे राजा, महाराजा और आजा। ठीक है, एक बार में याद रहेगा राजा, महाराजा, आजा, यानी कि राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन में। उसके बाद याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। वैश्या सबका काल है। ठीक है, याद रखेंगे वैश्या सबका काल है, यानी कि वैशाली, सबाकामी और कालाशोक की अध्यक्षता में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो यह कुंडलवन कश्मीर में एकमात्र बौद्ध संगीति जो बिहार के बाहर हुआ था और अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष हैं और कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया जाता है 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो इसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अनुसार गलत कथन दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो मोगलीपुत्र नहीं बल्कि महाकश्यप, और तृतीय बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो मोगलीपुत्र, दोनों अपोजिट लिखा गया था तो दोनों गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ मिलंदपनो मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो यह पाली भाषा में लिखा गया। मिलंदपनो, मिलंद यानी कि इंडो ईरान शासक और बौद्ध संत नागसेन के बीच संवाद है। मिलंदपनो पाली ग्रंथ में लिखा गया है। दीपवंश तथा महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली ग्रंथ में लिखा गया श्रीलंका का इतिहास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षु के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है, तो यह है दिव्यावदान। दिव्यावदान में दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह 38 बौद्ध कहानियों का संग्रह है जिनमें से प्रत्येक बौद्ध धर्म के कर्म के नियम और नैतिक शिक्षा का दर्शाता है। नेक्स्ट है कण्व वंश के संस्थापक कौन है, कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या की और कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि वासुदेव कण्व ने अंतिम शुंग वंश को शासक को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में किस मौर्य राजा का उल्लेख मिलता है, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य का। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है रुद्रदामन एवं चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। रुद्रदामन प्रथम भारत का सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। उसने सौराष्ट्र की शुष्क भूमि की सिंचाई के लिए मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्कृत में सबसे पुराना शिलालेख है। पहला शिलालेख अशोक के शिलालेख के बारे में उल्लेख करता है एवं मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख करता है। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था, तो किस शासक के शासनकाल में, तो पार्थियन के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक था जो भारत आया था प्रचार करने। पार्थियन के शासनकाल में सेंट थॉमस उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले पार्थियन शासक राजा गार्डिनोफेरस के शासनकाल में के दौरान आए थे। सेंट थॉमस को भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, खासकर केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 62। कुषाण शासक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही है। कुषाण के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, बिल्कुल सही है। कुषाण ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, यह भी सही है। 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कुषाणों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी, यह गलत है। कुषाणों की राजधानी जो है वो है, कुषाण की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो गलत है। कुषाण की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुषाणों की स्थापना कुजुल कड़फेसिस ने पहली शताब्दी में की थी। राजधानी मथुरा था, न कि पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा नहीं था बल्कि मथुरा था। ठीक है, कुषाण की राजधानी मथुरा या पेशावर था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क 78 ईस्वी में से 101 ईस्वी के बीच। 78 ईस्वी में जब कुषाण शासक कनिष्क जो है वो गद्दी पर बैठता है तो शक संवत प्रारंभ करता है, जिसे दूसरे अशोक के नाम से भी जाना जाता है, कनिष्क को। इसने शक युग की शुरुआत की थी। कनिष्क के शाही दरबार में कई विद्वान को संरक्षण मिला, जैसे वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा को। नेक्स्ट है कला विद्यालय और शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युग पर विचार करें। अमरावती कला विद्यालय शक कुषाण से संबंधित है। अमरावती कला विद्यालय का संबंध है शक कुषाण से नहीं, बल्कि यह सातवाहन के अधीन था। शक कुषाण नहीं बल्कि इसका संबंध है, अमरावती कला का वो संबंध है सातवाहन से। ठीक है,
सातवाहन से संबंध है अमरावती कला। मथुरा कला विद्यालय सातवाहन से संबंधित है। अगर बात किया जाए मथुरा कला का तो यह सातवाहन नहीं बल्कि शक और कुषाण से संबंधित है। शक कुषाण से संबंधित है मथुरा कला, शक कुषाण से, तो दोनों अपोजिट लिखा गया है। अमरावती कला का संबंध है सातवाहन से और मथुरा कला का संबंध है शक कुषाण से। तो पूछा गया है सत्य कथन चुने, तो दो में से कोई नहीं हो जाएगा, ना तो एक और नहीं दो, डी। अमरावती कला विद्यालय सातवाहन के अधीन फला फूला। मथुरा कला का संबंध 150 से 300 ईस्वी तक के बीच शक कुषाणों के अधीन फला था। गंधार कला 50 ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी तक शक कुषाण के अधीन गंधार कला का विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन के समय कौन आता है, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में आता है ह्वेनसांग, ऑप्शन हो जाएगा सी। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो वो आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। हर्ष के शासनकाल में लगभग 8 साल 635 से 643 ईस्वी बिताए थे। ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल की 2 सबसे प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख किया है, वो है कन्नाज और प्रयाग की सभाएं। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दिए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो हर्ष चरित्र लिखा गया है उनका कवि बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र और कादम्बरी है। 2 बुक याद रखना है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, यह लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे हैं, वो है PNR, याद रखना है PNR, प्रियदर्शिका, नागनंदी और रत्नावली, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम। 5 बुक याद रखना है कालिदास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग पर विचार करें। मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई एवं प्रमुख। चक्र जो था, इस चक्र के प्रमुख होते थे, यानी कि प्रांत के प्रमुख होते थे राष्ट्रपाल या कुमार। ग्राम के प्रमुख होते थे ग्रामिका कहलाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिका कहा जाता है। संग्रह के प्रमुख को गोप कहा गया। एवं आहर यानी कि जिला के प्रमुख को प्रादेशिक कहा गया, यानी कि दोनों अपोजिट लिखा गया है। पूछा गया है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो ऊपर का सिर्फ 2 युग्म सुमेलित है। चक्र के प्रमुख को राष्ट्रपाल कहा गया, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा गया और संग्रह के प्रमुख को गोप कहा गया, न कि प्रादेशिक। आहर के प्रमुख को प्रादेशिक कहा गया, न कि गोप। तो ये 2 जो लास्ट में लिखा गया है वो गलत मिलान किया गया है। पूछा गया है कितने सही हैं, तो 2 सही हैं और 2 गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1 बोला गया है, मगध क्षेत्र लौह भंडार में सबसे समृद्ध क्षेत्र था। मगध क्षेत्र लौह भंडार में सबसे समृद्ध था। कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगल को साफ करने हेतु लोहे का औजार का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। यह बिल्कुल सही है। लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, यह भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा एवं सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कथन 1 और 2 सही है एवं कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति लाभप्रद थी। लौह की कुल्हाड़ियां घने जंगल को साफ करने में उपयोगी थी और लोहे की नोक वाले हलों से जमीन जोती जाती थी और अनाज का उत्पादन बढ़ा। मध्य गंगा के मैदानी की जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और खाद्य अधिशेष उपलब्ध था और मगध साम्राज्य में बड़े जानवर यानी घोड़े और हाथियों की विशाल सेना का भरण पोषण करता था। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि सही व्याख्या करता है एवं स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 68। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। गुप्त काल के संदर्भ में समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न पाए गए थे। समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न पाए गए थे, तो समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, न कि समुद्रगुप्त के दरबार में। सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, यह बिल्कुल सही है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन शिलालेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण दिखलाया गया है। गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था, बिल्कुल यह सही है। तो पूछा गया
निम्नलिखित दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कौन सही है? तो केवल 2 और 3 जो है वो सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न मिले थे, न कि समुद्रगुप्त के दरबार में। गुप्त काल के अंतर्गत भूमि को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया था। क्षेत्र भूमि जो कृषि योग्य भूमि था, खीला जो बंजर भूमि था खील भूमि कहा गया। वास्तु भूमि रहने योग्य भूमि को चारागाह भूमि, चारागाह भूमि को अपराहत भूमि यानी कि वन की भूमि को अपराहत भूमि कहा गया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरन में मिलता है, भानुगुप्त का एरन शिलालेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग पर विचार करें। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म से है, ना कि बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। तो पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो केवल एक जो है वो सही नहीं है। अनेकांतवाद, सयादवाद ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद जिसे सयादवाद भी कहते हैं अर्थात अनेकता या बहुपक्षवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध धर्म से। सयादवाद हमारे सभी निर्णय अनिवार्य रूप से सापेक्ष, सशर्त और सीमित होते हैं तथा भविष्यवाणी के 7 तरीके शब्दभंगी संभव हैं। त्रिरत्न अर्थात जैन धर्म के 3 रत्न, यह जैनियों को उनके आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन करने वाले लोगों को संदर्भित करता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। तो पूछा गया था कौन सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और महान स्नानागार पशुपति देव आदि पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। राखीगढ़ी है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल। अगर भारतीय पूछा गया तो यह हो जाएगा राखीगढ़ी, वही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लोथल का बात किया जाए तो चावल की भूसी का प्रमाण, जहाज का टेराकोटा मॉडल, बंदरगाह आदि पाए गए हैं लोथल से। धौलावीरा का बात किया जाए तो 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र स्थल था वो था धौलावीरा और यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुआ है एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वो है धौलावीरा। नेक्स्ट है सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते हैं? सातवाहन, सातवाहन शीशे के सिक्के के लिए जाने जाते हैं। शीशा और तांबा के सिक्का के लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, शीशा और तांबा के सिक्का के लिए। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सातवाहन दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के मूल उत्तराधिकारी थे। सातवाहन की आधिकारिक भाषा थी वो था प्राकृत भाषा। सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्य रूप से सिक्के शीशे, तांबे, कांसे और पोटीन के जारी किए थे। शीशा का, तांबा का, कांस्य का और पोटीन का। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मेनली जाने जाते हैं वो शीशा के सिक्के के लिए जाने जाते हैं सातवाहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त के बाद पुत्र रामगुप्त। रामगुप्त के बाद हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। गुप्त शासन की स्थापना गुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। उन्होंने महाराजा की साधारण उपाधि का इस्तेमाल किया, लेकिन गुप्त काल के शुरुआती करने वाले औपचारिक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनके बाद समुद्रगुप्त ने सत्ता संभाली, जिन्हें गुप्त वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन संभाला, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आए। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार जो अपने दरबार में नवरत्न यानी नवरत्न के लिए लोकप्रिय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आते हैं जो शासन को संभालते हैं एवं नालंदा महाविहार के संस्थापक हैं, जो शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? गजरोही प्रकार, खड़गधारी प्रकार, खंग निहंत प्रकार, कार्तिकेय प्रकार एवं अप्रतिघद मुद्रा प्रकार। किन्होंने इस प्रकार के मुद्रा जारी किए थे? तो वे थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, हिंदू देवता कार्तिकेय का उपासक था। अपने शासनकाल के दौरान उपयुक्त ये सभी सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है? तो यह है बुद्धगुप्त का। पहाड़पुर शिलालेख का संबंध किससे है? तो बुद्धगुप्त से है। पहाड़पुर शिलालेख बुद्धगुप्त का है, जो गुप्त काल के शाही चार्टर के बारे में था, जो भूमि पर राजस्व के स्वामित्व का प्रमाण देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा है, तो आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा। अभी 75 क्वेश्चन हुए हैं और हमें लगता है लगभग 1 घंटा होने को चला है। गुप्त शासन के दौरान विनय स्थित
स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। किसका? तो धार्मिक मामले का मुख्य अधिकारी था। गुप्त शासन के दौरान विनय स्थित स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी। महाप्रतिहारी शाही महल का मुख्य द्वारपाल होता था। दंडपाचिक पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी। महाअश्वपति घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, महाअश्वपति। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ क्या है? गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भुक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रशासनिक इकाई होता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई को सिर कहा गया, भुक्ति उपरिका कहा गया, विषय लौकायुक्त कहा गया, विथिका का मतलब है पुरापाल, ग्राम है ग्रामिका, ग्राम का ग्रामिका, प्रमुख जो होता था ग्राम का ग्रामिका होता था। सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो यह मिलता है गुप्त काल में। सती का प्रथम साक्ष्य मिलता है गुप्त काल में, एरन अभिलेख में, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में। निम्नलिखित पर का मिलान करें। क्षेत्र एवं क्षेत्र, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। क्षेत्र किसे कहा गया? तो खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा गया, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा गया। खीला कहा किसे गया? तो बंजर भूमि को खील कहा गया। वास्तु, रहने योग्य भूमि को वास्तु कहा गया एवं वन भूमि को अप्रहता कहा गया, अप्रहता वन योग्य भूमि कहलाया। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। मणिपुर खास का संबंध है किस जगह से? मणिपुर खास जो स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। रत्नागिरी कहाँ है? रत्नागिरी स्तूप का संबंध है उड़ीसा से, रत्नागिरी स्तूप का संबंध है उड़ीसा से। धमेक स्तूप का बात किया जाए तो यह सारनाथ में स्थित है। और काकन्या स्तूप का बात किया जाए तो यह सांची में स्थित है। काकन्या सांची के महान स्तूप का प्राचीन नाम था। याद रखना है, काकन्या जो है सांची का, मध्य प्रदेश के सांची जो है उसका प्राचीन नाम है काकन्या स्तूप। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? कितने संरचनात्मक मंदिर जो है वो गुप्त काल के हैं? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो चालुक्य के शासन काल का है, न कि गुप्त काल का। विरूपाक्ष मंदिर पढ़ारकल का, यह चालुक्य से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर व एरन का वराह मंदिर और तिगवा का काली मंदिर, ये तीनों जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से। तो पूछा गया था कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? तो केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, केवल 3। दशावतार मंदिर, कंकाली मंदिर, वराह मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, जबकि विरूपाक्ष मंदिर का बात किया जाए तो इसका संबंध है चालुक्य वंश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त शासक मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? कौन सा गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाया गया था? तो वो है नागार्जुनी गुफा। अन्य 3 गुफा का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा किया गया था। कर्ण चौपार, लोमस और सुदामा ऋषि, ये तीनों गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। बाद में उसका पौत्र नागार्जुनी गुफा का निर्माण दशरथ के द्वारा किया गया था। ये गुफाएं मौर्य काल के दौरान भिक्षुओं के निवास और ध्यान स्थल के उद्देश्य से बनाई गई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 82। तमिल महाकाव्य शिवगा सदा चिंतामणि, यानी कि जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है? जीवक चिंतामणि किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है तिरुतक्रदेवेश द्वारा लिखा गया है जीवक चिंतामणि। तमिल साहित्य के 3 मुख्य महाकाव्य है। यह है शिल्पाधिकारम जो इलंगो अदिगल के द्वारा लिखा गया है, मणिमेखलाई शीतलाई सटनाव ने लिखा है एवं शिवगा संदामणि त्रिकुर देवेश के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, नेदू जेलियन किस राजा का सुप्रसिद्ध शासक था? तो यह था पांड्य का नेदू जेलियन प्रसिद्ध था, पांड्य का शासक। चेर का सेनगुटवन था, चोल का करिकल था और पांड्य का था नेदू जेलियन। 3 प्रमुख शासक याद रखना है, चेर, चोल, पांड्य का। तो चेर का था प्रसिद्ध शासक था, वो था सेनगुटवन, चोल का था करिकल और पांड्य का था नेदू जेलियन। ठीक है, पांड्य का था नेदू जेलियन। नेक्स्ट है, पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड यानी कि वातापी का राजा, वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण किया था? तो वो था नरसिंह वर्मन मामला। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। कांची यानी कि आधुनिक तमिलनाडु में पल्लव शासक 575 से 897 ईस्वी में दौरान विद्वान थे।
पल्लव द्रविड़ मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए लोकप्रिय थे, जिसका विकास उपयुक्त शासकों के शासन के दौरान में देखा जाता है। नेक्स्ट है जयदेव किसके वंश के दरबारी कवि थे? जयदेव सेन वंश पाल वंश का उत्तराधिकारी था। ठीक है, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव सेन वंश के दरबारी कवि थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते हैं। तो सेन वंश पाल वंश का उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन इसका महान शासक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव इसके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कंबन कुटना और को तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते हैं। तमिल कविता के 3 रत्न कौन कौन हैं? तो एक है कंबन, एक है कुटना और तीसरा है वो है पुंगलेंडी। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कंबन कुटना और पुंगलेंदी को तमिल काव्य का 3 रत्न माना जाता है। कंब ने कंब रामायण और रामावतारम भी लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया? वो था राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम। चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध एक प्रसिद्ध और सफल नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान ने समुद्री व्यापार मार्गों और दक्षिण पूर्व एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। अमोघ वर्ष का बात किया जाए तो यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अमोघ वर्ष एक प्रमुख राष्ट्रकूट शासक था, लेकिन उसका ध्यान मुख्य रूप से भारत के दक्कन क्षेत्र पर था और उसे श्रीविजय के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व नहीं किया था। प्रताप रुद्रदेव का बात किया जाए तो यह काकतीय वंश के रूलर हैं। प्रताप रुद्रदेव 13वीं शताब्दी का एक काकतीय शासक था जो आंध्र क्षेत्र में शासन करता था। उसका राज्य भूमि आधारित था और उसके पास श्रीविजय पर हमला करने के लिए नौसैनिक शक्ति या भौगोलिक पहुंच नहीं थी। विष्णुवर्धन का बात किया जाए तो यह होयसल वंश का राजा है। विष्णुवर्धन 12वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली होयसल राजा था जो वर्तमान कर्नाटक में रहता था। काकतीय राजवंश की तरह होयसल भी एक स्थल आधारित शक्ति थे और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का, राजेंद्र प्रथम चोल का। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम जो चोल रूलर है वो निम्नलिखित साम्राज्यों को काल अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित करे जिन्हें दक्कन और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया है। अगर बात किया जाए राष्ट्रकूट का, तो राष्ट्रकूट का शासन होता है 700 से 900 के बीच, 752 ईस्वी से 973 ईस्वी के बीच। वाकटक का बात किया जाए तो वाकटक ने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक 3री से 5वीं शताब्दी तक रूल किया। चालुक्य का बात किया जाए तो चालुक्य ने 500 से 750, 5 से 7 के बीच रूल किया है। सातवाहन का बात किया जाए तो 60 ईस्वी से 60 BC से यानी कि प्रथम से 2री शताब्दी तक यानी कि 255 ईस्वी तक यानी 2.5 तक शासन किया है। राष्ट्रकूट का बात किया जाए तो 7 से 9 तक, 7.5 से 9.7 तक, 752 ईस्वी से 973 ईस्वी तक। तो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहले सातवाहन। सातवाहन के बाद आए, सातवाहन के बाद वाकटक रूल आए, वाकटक यानी कि बी हो जाएगा। वाकटक के बाद चालुक्य आते हैं यानी कि डी हो जाएगा और चालुक्य के बाद आते हैं राष्ट्रकूट, CBDA हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, CBDA। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से क्या था? तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद होता है? तो कन्नौज शहर पर कब्जा करने की इच्छा को लेकर विवाद होता है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। 8वीं शताब्दी के अंत में भारत में 3 महान शक्तियां, पूर्व में पाल शासक, उत्तर में गुर्जर प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट, कन्नौज शहर पर अधिकार करने की इच्छा के लिए संघर्ष करते रहे, जो उस समय संप्रभुता का प्रतीक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 89 के बाद 90 देखते हैं। राजा एवं राजधानी, चोल की राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी है तंजौर, चालुक्यों की राजधानी है वातापी, पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम और चेर की राजधानी है वंजी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी विकल्प दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्य हैं जहां कालानुक्रम के समय रेखा और राजधानी दी गए हैं। चेर का राजधानी है वंजी, प्रथम शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच। चालुक्य की राजधानी है वातापी, समय है 543 से 755 तक। पल्लव की राजधानी है कांची, समय है 575 से 897 तक और चोल की राजधानी है तंजौर, 850 से 1279 के बीच। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन नामक महत्वपूर्ण पुस्तक सर जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का निरीक्षण किया था। यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती और व्यापक विवरणों में से एक है। नेक्स्ट है मिलान करना है प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम। परुष्णी का बात किया जाए तो परुष्णी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था। परुष्णी का नाम रावी नदी था, रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। वितस्ता, वितस्ता को झेलम नदी, आज का झेलम नदी है जिसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है। आस्किनी, आस्किनी को चिनाब से जाना जाता है और बिपाशा को ब्यास से। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन हो जाएगा डी। परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, आस्किन, चिनाब, बितस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास। गोमती को गोमल के नाम से, कुभा को काबुल के नाम से, सदानीरा गंडक को, कुब्र को कुरम को और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करें। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है काम्पिल, यह बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है काम्पिल, सही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं प्रजापति, गौतमी। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी, न कि उलूक कनाद। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे बद्रायन। देखते हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के काम्पिल है, न्याय दर्शन के गौतमी है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायन, वैशेषिक दर्शन के हैं उलूक कनाद। ठीक है, तो इसमें सी जो है सही मिलान नहीं किया गया है। पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी, और अगर बात किया जाए कनाद का तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे उलूक कनाद। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है? वाजपेयी यज्ञ का संबंध है राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ से था। वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अश्वमेध यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए स्वतंत्र घोड़ा छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए वाजपेयी प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अग्निमेष्टि यज्ञ का बात किया जाए, अग्निष्टमी यज्ञ का बात किया जाए तो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सत्रौमणि यज्ञ का बात किया जाए तो यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी। सौत्रामणि यज्ञ में पुरुष मेध यज्ञ का बात किया जाए तो राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ एवं विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान करता है पुरुष मेघ यज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथन में असत्य कथन का चयन करें। असत्य इनमें से कौन सा है? सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, यह बिल्कुल सही है। सबसे बृहद पिटक अभिधम पिटक है, सबसे बृहद पिटक अभिधम पिटक, यह गलत हो जाएगा। विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। तो इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, यानी कि बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सबसे बृहद पिटक है वो है सूत पिटक, और सूत पिटक को सबसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। सूत पिटक सबसे बृहद पिटक है, इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहा जाता है। सूत पिटक बुद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। विनय पिटक संघ के नियम का संकलन है, इसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, इसका संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 96 में बोला गया है दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिया गया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले भिक्षु के विषय में विभिन्न ग्रंथ में अलग अलग मत है। दिव्यावधान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, दीपवंश या महावंश के अनुसार निग्रोध नामक भिक्षु के द्वारा और दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त के द्वारा। कुछ स्रोत में मोगलीपुत्र तीस का भी उल्लेख मिलता है, जिनके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में कृषि पर कितना टैक्स लगाया जाता था? तो कृषि पर कर था 1/6, ऑप्शन हो जाएगा एक सी 1/6। गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि पर 1/6 तक प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्त था, जो बंदरगाह जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथ में कालिदास द्वारा रचित कौन सा है? तो मृच्छकटिकम
शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। 10 गीता, यह भी नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, तो 3, 4, 5 हो जाएगा। 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 3, 4, 5 जो लिखा गया है वो लिखा गया है 3, 4, 5 यानी कि रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, 5 बुक जो लिखा गया है वो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। 10 गता अगर बात किया जाए कालिदास का तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम और विक्रमोवर्षियम लिखा है। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। कामसूत्र लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। नीतिसार के लेखक हैं कामनंद। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीता लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल 3, 4, 5। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वातापी के चालुक्य वंश का स्थापना किया गया था जय सिंह के द्वारा। जय सिंह, ऑप्शन हो जाएगा ए। चालुक्य वातापी संस्थापक हैं जय सिंह। वास्तविक नाम है पुलकेशिन द्वितीय। जानकारी के रविकृति के होल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रमुख शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया, लेकिन पुनः विक्रमादित्य ने नरसिंह वर्मन प्रथम को हरा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 100। देवपाल को उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण किया था। देवपाल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बतलाया है। सत्य कथन का चयन करें, कौन सा सही है? तो देवपाल के द्वारा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है, 2 सही है। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा बिहार शरीफ में किया जाता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार राष्ट्रकूट से संघर्ष किया। धर्मपाल ने उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी, न कि देवपाल ने। तो यहाँ पे देवपाल नहीं बल्कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने उत्तर पथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बताया। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल शासक बना था। ठीक है, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बिहार के किन स्थानों में नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वो है सेनुवार, मनेर, चेचर और चिरांत, यानी कि 1, 2, 3 चारों जगह से। नवपाषाणकालीन स्थल है बिहार के। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव वस्तुओं में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है, सेनुवार जो कि रोहतास में है। पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 102। ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था। ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था। ऋग्वेद में बिहार को किक्कट शब्द से संबोधित किया गया है। बतलाना ये है, कथन ए जो है वो गलत है और सही है। ठीक है, ऋग्वेद में बिहार को किक्कट शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक नहीं था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का बिहार क्षेत्र में नहीं मिलता है, अतः कथन 1 जो है वो गलत है। ठीक है, बिहार क्षेत्र में ऋग्वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि यूपी तक ही इसका विकास देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में था। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को किक्कट कहा गया, जबकि अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में इसे ब्रात्य के से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में किक्कट को अपवित्र देश माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 103। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रेब्रिज या राजगृह था। यह 5 पहाड़ियों जो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपांचलांचल से घिरा था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना एवं गया के क्षेत्रों में था। 16 महाजनपद में कितने महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था? तो 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद वे थे मगध, वज्जी और अंग। मगध, वज्जी और अंग। वज्जी लिच्छवी क्षेत्र, वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, मगध पटना गया नालंदा का क्षेत्र और अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? कंटक शोधन क्या था? तो कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय था। ऑप्शन हो जाएगा सी, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय न्याय व्यवस्था राजा के अधीन था, लेकिन राजा ने बाध्य न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखे जाते थे। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था, धर्मस्थायी यानी कि दीवान न्यायालय एवं कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मेगास्थेनिज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था।
बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में 10 व्यवस्था प्रचलित थी नहीं, 10 व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। तो केवल असत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा असत्य। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 भागों में विभाजित था, न कि 10 भागों में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया था। अतः कथन जो 2 है वो गलत है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास किस सदी में हुआ था? तो यह 8वीं सदी में होता है, 8वीं सदी में। प्रथम बौद्ध धर्म 4वीं शताब्दी के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान में। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे, महायान परिवर्तन समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास होता है। वज्रयान शाखा का विकास कब होता है? तो यह होता है 8वीं सदी में। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। बिंबिसार बोला गया है सूची 1, 2 कौन सा सुमिलित नहीं है, गलत मिलात का चयन करें। बिंबिसार का बात किया जाए तो इनका संबंध है राजगृह से। शिशुनाग का बात किया जाए तो शिशुनाग का संबंध है पाटलिपुत्र नहीं बल्कि वैशाली से संबंधित है शिशुनाग। कुषाण पुरुषपुर से है, गुप्त वंश पाटलिपुत्र से संबंधित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सुमिलित नहीं है। बृहद्रथ या गृहराज राजगृह की स्थापना किया था। बिंबिसार गृहराज या गृह राजधानी होता है। उदयन राजधानी होता है पाटलिपुत्र। शिशुनाग इनका संबंध है वैशाली से। कलाशोक का संबंध है पाटलिपुत्र से। नंदवंश का संबंध है पाटलिपुत्र से। मौर्य वंश का संबंध है पाटलिपुत्र से। कुषाण राजधानी है फिरोजपुर या मथुरा। गुप्त वंश का संबंध है पाटलिपुत्र से। पाल वंश का संबंध है मुंगेर से। तो इसमें शिशुनाग का बात किया जाए तो इनका संबंध है वैशाली से, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रजापरमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन है? प्रजापरमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन है? तो यह लिखा गया था नागार्जुन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। महायान बौद्ध धर्म से विशेष रूप से नागार्जुन को प्रज्ञा परमिता के दर्शन के व्यवस्थित रूप से विकसित करने और उसकी व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शून्यता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो प्रज्ञा परमिता सूत्रों का केंद्रीय विषय है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार नागार्जुन ने नागो यानी कि पौराणिक जिसे सर्प मानव प्राणियों से प्रज्ञा परमिता सूत्रों के पुनः प्राप्त किया जाता है, जिन्हें वे दुनिया के लिए तैयार न होने के कारण छिपा कर रखा गया था। नेक्स्ट है, अशोक के शासन में महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत है? 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, बिल्कुल सही है। 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में किए थे, न कि 11वें वर्ष में। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख का अंकन। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, यानी कि कौन सा असत है? यानी कि बी असत है। बोध गया की यात्रा किए थे 10वें वर्ष में। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 261 में। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धर्म का शिलालेख का अंकन। 14वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक के कर घटाकर वहां 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 111। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। नहीं, केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवा का वितरण नहीं करना है, बल्कि पशुधन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, पशु और चिकित्सा लागत को कम करने के लिए सरकार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में सस्ती पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। बिल्कुल सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी सम्मिलित है। तो यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 112। 112 में बोला गया है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1996 से पहले, यानी कि सेशन युग के पहले, देखिए चुनाव क्षेत्र में प्रमुख सुधार होता है। सेशन युग के समय में 1996 में TN सेशन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उस समय हमें विशेष चुनाव सुधार देखने को मिलता है। 1996 से पहले बात किया गया है। 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति
2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है और इसे भी अब समाप्त किए जाने की प्रावधान किया जा रहा है। तो 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यह बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों की अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। यह भी बिल्कुल सही है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। तो यह गलत है, कोई भी सीट से इस्तीफा नहीं देना होता है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा ने चुनावी निष्पक्षता और शासन व्यवस्था पर तीखी बहस छिड़ी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की मांग उठ रही है। केवल कथन सी जो है गलत है, क्योंकि यह प्रावधान संवैधानिक नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 के 7 का हिस्सा है। संविधान सीधे तौर पर इस मामले को विनियमित नहीं करता है। यह अधिनियम ही है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा में एक से अधिक सीट पर एक साथ प्रतिनिधित्व न करे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों पर जीतता है तो उसे 14 दिनों के भीतर एक सीट का चयन करना होगा और अन्य सभी सीटों से इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर उसकी सभी सीटें खाली हो जाती है। ठीक है। आलोचकों का तर्क है, ऑप्शन डी बोला गया है, आलोचकों का तर्क है इस प्रथा की सत्तारूढ़ पार्टियों को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। तो यह भी सही है। तो पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो सी असत्य है। ठीक है, सी असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 113। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरुआत किया गया। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह भी सही है। दूसरे बच्चे के लिए यदि लड़की हो तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो चारों कथन जो है वो सही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में 1 जनवरी 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया। मातृत्व लाभ एक महिला को 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि बशर्ते दूसरा बच्चा जो हो वो लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपया के रूप में दिया जाएगा 3 किस्तों के रूप में। दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपया की राशि दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और देखभाल सुनिश्चित करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद तीनों किस्तों में भुगतान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ पाने के लिए महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए जनधन खाते और आधार से लिंक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 114। केंसलर सिंड्रोम, केंसलर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? केंसलर सिंड्रोम का संबंध है पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। केंसलर सिंड्रोम एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें पृथ्वी का निचली कक्षा में यानी पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर के बीच अंतरिक्ष मलबे का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि एक वस्तु जैसे उपग्रह या रॉकेट और चरण और मलबे के बीच टकराव से उत्पन्न होने वाले छर्रे संभावित रूप से अधिक टकराव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे अंतरिक्ष के उपयोग और भी जोखिम भरा बन सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए। संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार ने हीरो रैट्स नामक प्रशिक्षित चूहे की शुरुआत की है जो थूक के नमूने में क्षय रोग का पता लगाते हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में टीबी के निदान और उपचार में तेजी लाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 116।
वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययन और वृत्ति चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो वैलेस रेखा क्या है? तो वैलेस रेखा एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों की विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। वैलेस रेखा एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो यह शुरुआत किया जा रहा है इंदौर में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इंदौर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहली हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरुआत किया जा रहा है। यह संयंत्र हरे कचरे को लकड़ी के छर्रों में परिवर्तित करेगा, जिससे कोयले का पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होगा, साथ ही स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न होगा और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह किया जाएगा न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के द्वारा। उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं के बीच छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एनटीएफ कारणों की जांच करेगा, मौजूदा नियमों का विश्लेषण करेगा और शैक्षणिक तनाव, जाति आधारित भेदभाव और छात्र कल्याण को प्रभावित करने वाले अन्य संस्थागत चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान प्रस्तावित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 119। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह आयोजन किया गया मोतिहारी में। ठीक है, प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन मोतिहारी में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 121। 121 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी के एक स्वस्थ के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 21 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की थी। यह थीम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है। नेक्स्ट है क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है। ये किस देश की तैराक है? ये है जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की तैराक हैं। जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कॉवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। उनका चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक खेल के नेतृत्व में प्रगति, विविधता और समावेशिता एक युग में शुरुआत है। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में कौन एक नहीं है? हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में 6 को शामिल किया गया है। इनमें खोंगे राष्ट्रीय उद्यान, मधुमल मेगालिथिक मिनीहर, अशोक के शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर एवं बुंदेल के महल किला हैं। ठीक है, तो कौन नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में पहले से ही सम्मिलित है, न कि संभावित सूची में शामिल, यानी कि यह कोणार्क का सूर्य मंदिर यह पहले से ही यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट है पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सिएटल, अमेरिका में। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव सिएटल में आयोजित किया गया। इस शहर में ऐसे महोत्सव का आयोजन करना दर्शाता है कि भारत अपने सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शुरुआती दौर में ही पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका जैसे बड़े फिल्म बाजार की ओर देख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 124। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिला में मनाए गए न्यूकोम यूलो महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो यह है न्यायसी जनजाति से। न्यूकोम यूलो उत्सव मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के न्यासी जनजाति का एक कृषि त्यौहार है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश के कामले जिला के बोमोशिल में आयोजित पहले संयुक्त मेगा न्यूकोम यूलो महोत्सव में भाग लिया और उसे संबोधित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 126। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू
उत्पाद। जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर कितना है? तो यह बात किया जाए भारत की आर्थिक सर्वेक्षण का तो यह हो जाएगा 14.5%। 14.5% ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो यह है लगभग 25% से अधिक। 25% से अधिक। बिहार बजट 2024-25 में बिहार बजट 25-26 के अनुसार पूछा गया है, इसमें 25% से अधिक रहा है। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है शिक्षा को, और कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर 25% से अधिक इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जो मानव संसाधन विकास पर राज्य के ध्यान को दर्शाता है। नेक्स्ट है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के निम्न में किस जिले को लाभ होगा? कोसी मेची लिंक परियोजना, बिहार के कोसी और मेची योजना राज्य नदी लिंक परियोजना का केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसकी स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 6,282.32 करोड़, जिससे बिहार के 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिला है। इस परियोजना को मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला के खरीफ मौसम में 2,10,516 हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि यह हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला 1, 2, 4, 5 हो जाएगा। 1, 2, 4, 5 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 1 to 9। बिहार के निम्न में किस जिले में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो यह खुलेगा सासाराम में, जमुई में और गया में। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सासाराम, गया एवं जमुई में नए चिड़ियाघर खुलेंगे, जिसके बाद बिहार में कुल 6 चिड़ियाघर हो जाएंगे। 3 अन्य है पटना, राजगीर और अररिया में। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजे स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। पश्चिमी चंपारण और बक्सर में बिहार राज्य के 2 शहरों में एसीजे यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना होगी। कुमारबाग पश्चिमी चंपारण, नावानगर बक्सर में औद्योगिक क्षेत्र में। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र हो चाहता है जो देश के बाकी हिस्सों से अलग आर्थिक नियमों के अधीन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तन किया जा सके? तो यह है आईएनएस गुलदार को सौंपा है। भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र पर्यटन को सौंपा है आईएनएस गुलदार को भारतीय नेवी ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन को सौंप दिया है। यह जहाज भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम चट्टान के रूप में परिवर्तित करके बनाया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 1230 पैरा एथलीट्स भाग लेंगे, जिनमें 2024 पैरा ओलंपिक और 2022 एशिया पैरा ओलंपिक गेम्स के शीर्ष खिलाड़ी शामिल है। डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित इस आयोजना का उद्देश्य पूरे शहर में प्रमुख खेल स्थल पर 6 प्रमुख विषयों में भारत में पैरा खेलों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि भारत के लोग में हैप्पीनेस इंडेक्स का रैंक है भारत का, वह है 118। सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, लगातार 8वां बार रहा है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। भारत की रैंकिंग 118 में है। 2024 में इसकी रैंकिंग 126 में थी। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस 2025। क्षय रोग दिवस टीबी डे 2025 का थीम क्या था? तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उधार। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उधार। अगर बात की जाए टीबी का तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना 2025 का थीम है। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। सरकार की प्रतिबद्धता और निवेश पर जोर देती है। डॉक्टर रॉबर्ट कोच को 1882 में खोज की याद दिलाता है। नेक्स्ट है
मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और एसएससीएल यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो यह है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विक्रम और कल्पना। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ पे दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 137। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो वह सिंगापुर के साथ किया है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मार्च 2025 में भारत और सिंगापुर में चल रहे सिंगापुर मैरीटाइम वीक के दौरान समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है। 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। यह गलत है, सबसे अधिक गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, यह भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, यह भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 140। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते की शुरुआत किया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस नाम से विशेष दस्ते का शुरुआत किया है? तो यह है शिष्टाचार दस्ता। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ता शुरुआत किया है। ये छेड़छाड़, विरोधी दस्ते, सक्रिय गश्त, औचक निरीक्षण एवं सार्वजनिक संपर्क के माध्यम से उत्पीड़न को रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक दस्ते में 1 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 4 महिला अधिकारी, 5 पुरुष अधिकारी और 1 तकनीकी सहायक कर्मी शामिल है, जिनकी निगरानी CAWCL के ACP द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है जो 10 क्वेश्चन होगा वो होगा मैथ से, और इसका डिस्कशन आपको सिर्फ आंसर बतला दिया जाएगा। अगर किसी भी में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 141 से। ये 10 क्वेश्चन होंगे, आपको इसमें ट्राई करना है 10 में 10 सही हो जाए। एक दुकानदार एक वस्तु 40% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य 6000 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा कितना दिया है, 40% हानि पर 6000 रुपये में बेचता है, तो टोटल क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 60% बराबर है 6000, तो 100% बराबर निकाल देना है, तो 60 हो जाएगा वो हो जाएगा 10000। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपये में बेचा गया। 810 रुपये में बेचते हैं तो 10% हानि होता है। हानि यदि 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 720 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर होता है 96 रुपया। 15% लाभ और 17% हानि यानी कि हो जाएगा 17×5 22, यानी कि 32% का अंतर है 96 रुपया, यानी कि 3। तो 10% लाभ पर बेचने पर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 330 रुपया। 330 रुपया ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/35 है यदि वर्षों की संख्यात्मक रूप से प्रतिवर्ष प्रतिशत का 5/7 गुना है, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा, तो वो रेट बतलाना है। तो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6%। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 145। साधारण ब्याज पर कोई निवेशित राशि 800 रुपये की राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, ये बतलाना है।
समान ब्याज पर राशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो हो जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। एक मूलधन साधारण ब्याज पर 10% बढ़ता है, समान दर पर 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, तो ये हो जाएगा 6620 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 2400 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज क्या होगा, यदि न्यूनतम ब्याज 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 क्रमिक वर्षों के लिए 10% हो, तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4512 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 4512 रुपये। नेक्स्ट है 8 मित्र दिया गया है 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू ए कोण में जाकर चारों केंद्र की ओर बैठे हैं। पी क्यू के बाएं तीसरे हैं, आर पी के दाएं से दूसरे हैं, एस आर के बाएं से तीसरे हैं, टी एस बी तत्काल पड़ोसी हैं, डब्ल्यू पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से हो जाएगा वो आर टी के तत्काल दाएं हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 7 मित्र एफ सी डी एफ जी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, सी डी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ई किसी अंतिम छोर पर है, एफ जी के तत्काल बाएं हैं। इनमें से पूछा गया है वो कौन बी के तत्काल दाएं बैठा है, तो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 150 और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बीपीएससी 71 का जो टेस्ट सीरीज है इडुटेरिया का समर्पण सीरीज, वो टेस्ट सीरीज 3 देखें और इसके आगे भी ऐसे ही आपको कंटिन्यू टेस्ट मिलता जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इस पूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।